हेलो साथियों, आप सभी का एसयू साइंस सेंटर में हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और जैसा कि आज आप देख सकते हैं कि हम लॉ ऑफ मोशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जामों में पूछे हैं। तो चलिए हम लोग तैयार हो चुके हैं और क्लास को ज्वाइन कर लिए। पढ़ने की वजह फर्स्ट क्वेश्चन से लॉ ऑफ मोशन हमारे पढ़ाई करना, ठीक है ना। चलिए आज लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं क्या कह रहा है। यस, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, न्यूटन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज ऑल्सो नॉन एज। न्यूटन का जो पहला नियम है वो कह रहा है, किसको बताना चाह रहे हैं ना, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ, तो पहला कह रहा है कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, लॉ ऑफ फोर्स है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ मोशन। तो देखिए मैं यहाँ पे ये आंसर आपको पहले बताता हूँ। लॉ ऑफ इनर्शिया, देखिए जड़त्व का नियम, जैसे करते हैं इसको जड़त्व का नियम, जड़त्व का, है ना। तो देखिए जड़त्व का नियम है क्या, या न्यूटन का पहला नियम क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहता है, या फिर अगर मोशन में है तो मोशन में रहता है जब तक उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। कि जब तक क्या कर रेस्ट मतलब आराम में है, और क्या है विराम उसमें मोशन में है, जब उस पे एक्सटर्नल बाह्य बल लगाएंगे तब क्या करेगा, मोशन में होगा तो वो रुक जाएगा, और अगर मोशन में नहीं होगा, रेस्ट में होगा, उसमें मोशन में किया जा सकता है। ये पहला नियम है, तो जिसी को बोलते हैं हम लोग इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन का पहला नियम है। और साथ ही साथ दूसरे के लिए मैं बात कर लूंगा कि दूसरे का आप पढ़ेंगे तो एफ बराबर एम में। तीसरा आप पढ़ेंगे क्या, एक्शन बराबर रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, तो ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, एफ बराबर में। एक तो न्यूटन हो जाता है, इसका होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा न्यूटन, ये हो गया हमारा किसका यूनिट, बल का। ये किसका है भैया, तो वर्क का यूनिट होता है, ठीक है ना। ये किसका होता है, पावर का। पावर, ये वर्क हिंदी में बोलते हैं, इसको कार्य बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं शक्ति। और पास्कल जो है वो प्रेशर का है, प्रेशर का यूनिट है, जिसको बोलते हैं दाब, दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर होगा। नेक्स्ट देख लेंगे कि विच लॉ एक्सप्लेन एफ बराबर एम में। अभी हमने बताया कि कौन सा लॉ, तो न्यूटन का दूसरा नियम, क्या कहेंगे, न्यूटन का जो है, न्यूटन का दूसरा नियम, का दूसरा नियम, दूसरा नियम बताता है हमारा क्या, दूसरा नियम एफ बराबर एम में। ये बताता है हमारा क्या, फर्स्ट सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में हमने बताया कि फर्स्ट लॉ क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहता है या फिर मोशन में रहता है कि जब तक उस पर एक्सटर्नल बल ना लगाया जाए, पहला। और ये एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना, एक्शन रिएक्शन आप समझ रहे हैं, यानी कि जितना हम बल आगे की तरफ लगाएंगे एक तरफ से उतना ही बल वापस आएगा, देखिए तरीके से। और दूसरी बात ये भी बता दूं कि हमेशा दो ऑब्जेक्टों पे होता है, जैसे कि मान ले दीवार पे हम हाथ मार ले या फिर पंजा मार ले, तो अगर पंजा मारते तो ये एक मारा तो ये एक्शन, और उधर से जो बल आएगा वो रिएक्शन, ठीक है ना, दीवार का, याद रखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, अरे ये तो हो चुका है भैया। यस, फोर, यस, एक्शन एंड रिएक्शन। अभी बात आ गया रिएक्शन रिएक्शन, कह रहा है कि सेम बॉडी पे होता है, नहीं, एक ही बॉडी पे कैसे हो सकता है एक्शन रिएक्शन यार। जब हम क्या करेंगे, एक्शन रिएक्शन जब होता है डिफरेंट बॉडीज होता है। अभी मैंने बताया कि दीवार और आपका हाथ, ऐसे देखिए दीवार पे ऐसे हाथ मारिए तो ये एक्शन हो गया, ये मार रहा हूं एक्शन, इधर से जो बल वापस आएगा वो होगा रिएक्शन। तो दो बॉडी होना चाहिए, डिफरेंट बॉडी जरूरी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, इनर्सिया डिपेंड ऑन, इनर्सिया डिपेंड ऑन बोल रहा है कि जड़त्व किस पर निर्भर करता है, क्या वेलोसिटी पे, मास पर, फोर्स पे, एक्सेलरेशन पर। इनर्सिया की बात कह रहा है। देखिए एक लाइन में लिखूंगा कि अगर
मास बढ़ेगा तो जड़त्व यानी कि इनर्शिया, जड़त्व भी बढ़ेगा। अगर दूसरा पॉइंट, बस मास कम होगा, कम हो तो जड़त्व भी कम होगा। ये आप देख सकते हैं, है ना, जैसा कि हमने लिखा है। तो यहाँ पे मास की बात कर रहे हैं तो देख लीजिए, आपको मैंने लिख दिया है, ध्यान रहेगा, कोई गलतियां नहीं करेंगे आप, ठीक है ना। मास, अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान, कोई वस्तु है, वस्तु का मास अगर बढ़ गया तो उसका जड़त्व भी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। और किसी वस्तु का अगर हमारा द्रव्यमान यानी कि मास घट रहा है तो जड़त्व भी घटेगा, यानी मास पे डिपेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, वो ध्यान देंगे। द टेंडेंसी ऑफ चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड, गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। देखिए, गति में परिवर्तन का विरोध करना, क्वेश्चन नंबर 6। तो गति में परिवर्तन का विरोध कौन करता है भैया, इनर्शिया, आपने पढ़ा होगा, है ना। चलिए, और देखिए, गति का विरोध यानी कि अगर कोई चीजें क्या हो, रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक एक्सटर्नल ना लगाया जाए। यहाँ पे हो गया, ये क्या होता है, P बराबर mv का डेफिनेशन कहेंगे, ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, यानी कि गुणनफल कहलाता है। फोर्स F बराबर m में, इसका भी आप कह दीजिएगा तुरंत, ये मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है ना। और ये वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल, वेलोसिटी को वेग बोलते हैं ना, वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। चलिए, तो आपको आंसर मिल गया हमारा इनर्शिया, ठीक है ना। नेक्स्ट अब क्लियर होगा, क्वेश्चन भी क्लियर वगैरह होगा, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। अगर क्लियर हो गया होगा तो हम आगे चलेंगे। द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम यानी कि संवेग, संवेग का फॉर्मूला होता है मास, द्रव्यमान गुणे वेग, P बराबर mv। तो इसकी एक यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड होता है, कहीं दिया है क्या, हाँ तो दिया है पहला ही ऑप्शन केजी है। ये क्या है, फोर्स का है, ये फोर्स का यूनिट होता है। जूल होता है वर्क का यूनिट होता है, जूल होता है। और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका है, एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन देख लेंगे। इसको फोर्स को बोलते हैं बल, वर्क को बोलते हैं कार्य, एक्सीलरेशन बोलते हैं त्वरण। तो क्लियर होगा, आप क्लियर होगा ना, ध्यान देंगे। नेक्स्ट, इफ मास इंक्रीजेस इनर्शिया विल बी, देखिए अभी क्वेश्चन हमने बताया था कि मान लीजिए कोई हल्की गेंद है, उसको हिलाना आसान है बजाय किसके, भारी गेंद की। भारी गेंद को हिलाना कठिन है ना, भारी मान लीजिए पत्थर है इतना बड़ा और छोटा पत्थर है, तो छोटे पत्थर को हिलाना बहुत आसान है, बड़े पत्थर को हिलाना बहुत कठिन है। तो इसने हम अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि यदि द्रव्यमान बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट का अगर मास बढ़ रहा है तो आपका क्या बढ़ेगा, यानी कि m कह रहा कि इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, यहाँ पे मास बढ़ रहा है तो इनर्शिया भी क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज। अगर मास घटेगा, मास घटता है तो इनर्शिया भी घटेगा, तो इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे बढ़ेगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम गिव, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो एक एक चीज का हम लोग लिखते हैं, फोर्स का पहले फोर्स लिखते हैं F इक्वल एम में, F इक्वल एम में,
मैं पूरा लिख दूं। वेलोसिटी क्या होती है? टी अपॉन टी। एक्सीलरेशन ए बराबर वर्क W बराबर एफ एस। तो चलिए तुरंत ही बता दीजिए मुझे, देखता हूं कौन बता देता है इसका आंसर, ठीक है ना, जल्दी बताइए। याद है क्या? एक ये भी होता है डेल पी बाई डेल टी। ये फोर्स का होता है एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेल पी बाई डेल टी के, होता है हमारा क्या, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक तो एफ बराबर एम में ये भी होता है और ये भी हो जाएगा, तो यहाँ पे फोर्स आंसर हो जाएगा जैसा कि हम फॉर्मूला लिख रखा है बच्चों, आप देख सकते हैं। अगर आपको पूरा जानकारी करना है कि सर ऐसे कैसे, तो देखिए मैं थोड़ा सा सॉल्व भी करा दूंगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम भी चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, तो कहेंगे फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी। आपने पढ़ा है कि ए बराबर पी माइनस यू अपॉन टी, जैसे यहाँ लिख दे रहा हूं पहले, तो आप देख सकते हैं इन पूरे को। अब देखिए क्या लिखे, एफ बराबर एम, और इन पूरे को लिख सकते हैं एफ बराबर एम में, यानी इसी को तो चेंज करके लाया है भाई। देखिए क्लियर होगा? अगर क्लियर हो तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पे बढ़ते हैं, ठीक है ना। Which law is related to conservation of momentum? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कह रहा है, संवेग संरक्षण का नियम क्या फर्स्ट लॉ होता है? नहीं, फर्स्ट लॉ तो नहीं होता है भैया। फर्स्ट लॉ जो होता है वो क्या है हमारा, इनर्शिया, ठीक है ना। सेकेंड लॉ एफ बराबर एम में, ये थर्ड लॉ इसका राइट आंसर होगा, संवेग संरक्षण का नियम ई बराबर एम भी बराबर एम भी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप टू मूविंग ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, चलती वस्तु को रोकने के लिए बल निर्भर करता है। देखिए चलती हुई वस्तु को रोकने के लिए बल, यहाँ पे दिया है मास ओनली, वेलोसिटी ओनली, और बोथ और नॉन। यहाँ पे पहले आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर आगे हम लोग चलेंगे, ठीक है ना। चेक कर लेंगे, ठीक है ना। आपको जैसे कि बताए हैं हम, क्या बताए हैं भाई वो पता है आपको, क्या पता, देखिए द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, तो इसके लिए हमको मास की जरूरत होती है, वेलोसिटी की जरूरत होती है, यानी कि मास और वेलोसिटी दोनों ही राइट आंसर हो जाएगा। आप मिला चेक कर सकते। न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का तीसरा नियम कहता है, ये सेकंड है, ये सेकंड है। थर्ड लॉ ये होता है एक्शन रिएक्शन, ठीक है ना। एवरी एक्शन हैज इक्वल रिएक्शन। इनर्शिया लॉ ये तो फर्स्ट लॉ है, ये फर्स्ट लॉ इसका नाम, न्यूटन का पहला नियम, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर हमारा आ गया है बी। नेक्स्ट देखेंगे, इसी प्रकार की डाउट होगा तो आप पूछेंगे हमसे। अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू, विरामावस्था में वस्तु क्यों रहती है? अरे विरामावस्था में वस्तु क्यों रहती है भाई? तो आपको पता है कि इसके बारे में, इनर्शिया, इनर्शिया के मारे क्या होता है कि विरामावस्था में रहती है, कि इनर्शिया कहता है कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट क्या हो, रेस्ट में हो, तो रेस्ट में रहेगा, तब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल बल ना लगाया जाए, या फिर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, ठीक है ना। तो ये इनर्शिया इसका राइट आंसर होगा। मोमेंटम इज क्या है, स्केलर है, वेक्टर है, बोथ है, और नॉन। तो देखिए मोमेंटम होता है P बराबर एम वी, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। मास तो कहेंगे कि मास तो स्केलर है और वेक्टर है, दोनों है इसमें, तो जवाब क्या आना चाहिए ये आप देखेंगे। फिलहाल मैं यूनिट लिख रहा हूं, आप सब क्या करेंगे, हमको का आंसर देंगे, स्केलर है या फिर वेक्टर है, ये क्या स्केलर है या फिर वेक्टर है, ये हमको जवाब देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये मास ये स्केलर होगा, ये वेक्टर होगा, तो फाइनली मैं बता दूं कि पी होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है,
मोमेंटम क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसका अगर आपको लिखना होगा क्या डायमेंशनल फार्मूला, तो के के लिए लिखिए एम एल टी, टी बराबर एम एल टी पावर -1, ये याद कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है ना, लिख दिया गया है। कोई दिक्कत आएगा किसी प्रकार की तो आप पूछ सकते हैं हमसे, अगर क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। क्या होते हैं भाई? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। इसमें वेक्टर क्वांटिटी में पढ़ा होगा आपने, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? परिमाण मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा, ये दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स क्या होता है? F बराबर एम में, F बराबर एम में मास और किसके बराबर होता है? यूनिट केजी पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला इसका लिख लीजिएगा एम एल टी पावर -2, है ना, लिखा गया। मास इंटू वेलोसिटी होता है, F बराबर एम भी नहीं होता है, मास और वेलोसिटी नहीं होता है, ये तो मोमेंटम होता है बराबर एम भी, ठीक है ना। ये मास इंटू एक्सेलरेशन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वेलोसिटी और टाइम क्या होता है? ये तो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। देखो वेलोसिटी इक्वल क्या होता है? वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम यहाँ पे दिया है वेलोसिटी इनटू टाइम, ये क्रॉस मल्टीपल ऐसे हो जाता है, तो लिखेंगे किसके बराबर है? ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, बराबर होता है ये। तो आप सब देख सकते हैं, ठीक है ना। आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट है। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो जल्दी से बता देंगे। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन त्वरण का क्या होता है? यूनिट क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और वेलोसिटी चेंज कर लीजिए, चेंज करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? मीटर पर सेकंड हो जाएगा, और इसका भी सेकंड हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन का। कहाँ है भैया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मीटर पर सेकंड किसका होगा? वेलोसिटी, वेलोसिटी, ठीक है ना। ये नहीं होगा, केजी मास का यूनिट है, बड़ा यूनिट है, ठीक है ना। ग्राम छोटा में होता है, लेकिन एसआई आपको पूछेगा तो केजी लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ, कह रहा है कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट, कोई भी फोर्स, बाहरी फोर्स नहीं लगाया तो मोमेंटम विल बी, यदि बाहरी बल ना लगे तो संवेग क्या होगा? क्या घटेगा, बढ़ेगा, क्या हो जाएगा भैया? जल्दी बताइए। बाहरी फोर्स नहीं लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले बताया थे कि F इक्वल डी पी बाई डी टी। बाहरी फोर्स जीरो हो गया, तो जीरो हो गया तो डी बाई डी टी ऐसे, और ये हो गया जीरो, तो हो गया तो टीपी, यानी कि कहेंगे क्या? कांस्टेंट हो जाएगा, रीमेन कांस्टेंट, जो कि लगा देंगे। तो जीरो का नाम मत दे दिया कि रीमेन कांस्टेंट लिखिएगा, ऐसा नहीं, सॉल्व कर दिया जीरो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। जीरो आएगा, लिखिएगा रीमेन कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच क्वांटिटी इज कंजर्व, विच क्वांटिटी इज कंजर्व, कौन सी राशि संरक्षित रहती है? क्या फोर्स है, मोमेंटम है, वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है? तो कंजर्व कौन सी रहती है, तुरंत बताएंगे हम जल्दी से, ठीक है ना। तो कंजर्व देखिए, कंजर्व की बराबर एमवी, बराबर एमवी, यानी इसका नाम हो गया तो हमारा क्या हो गया? मोमेंटम हो गया होगा। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए फिर जवाब दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? यहाँ पढ़ लेंगे पी कांस्टेंट, है ना, नेट फोर्स पी कांस्टेंट, ये तो होता है बराबर एम में, वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। याद रखिएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी हमारा न्यूटन, की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर होगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। और रॉकेट वर्क ऑन द प्रिंसिपल, रॉकेट वर्क देखिए क्या होता है रॉकेट, देखिए जब रॉकेट उड़ता है ना तो गैस नीचे की तरफ उड़ता है, तो एक्शन, फिर गैस क्या करता है? उसको रॉकेट को ऊपर भेजता है, एक्शन और रिएक्शन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
तो कौन सा लॉ? थर्ड लॉ। पहला इनर्शिया होता है कि कोई भी वस्तु तब तक रेस्ट में रहती है या फिर मोशन में जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल बल ना लगाया जाए। सेकेंड लॉ क्या कहता है? F बराबर m में मास और एक्सीलरेशन इफेक्ट होता है। चलिए थर्ड लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है कि जब रॉकेट उड़ता है तो पहले गैस छोड़ता है, गैस छोड़ेगा तो वो एक्शन किया, और गैस जो होता है कि रॉकेट को ऊपर की तरफ भेजता है, जो एक्शन के साथ रिएक्शन करता है, एक्शन रिएक्शन, यानी थर्ड लॉ। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इनर्शिया ऑफ मोमेंटम इज रिलेटेड टू, गति का जड़त्व किससे जुड़ा हुआ है? कह रहा है कि रेस्ट से, मोशन से, डायरेक्शन से और मास से। तो आप लोगों ने पढ़ा है किससे भाई? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसने हमने बोला ना मास से। क्यों क्यों मास से भाई? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया है, जब किसी वस्तु का मास बढ़ेगा तो उसका जड़त्व भी बढ़ेगा। ये लो भैया, ये जड़त्व भी बढ़ेगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो हमारा ध्यान देंगे कि मास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, व्हेन फोर्स इज जीरो एक्सेलरेशन, कह रहे जब बल शून्य हो जाए। फॉर्मूला है F बराबर m में न्यूटन यूनिट होती है और केजी पर सेकेंड। चलिए, तो देखिए जब बल शून्य हो तो त्वरण क्या होगा? अरे जब बल शून्य हो जाएगा तो देखिए F जीरो हो गया, तो त्वरण क्या होगा? त्वरण भी तो सूर्य जीरो हो जाएगा, भाग दे दीजिए, त्वरण भी क्या होगा? जीरो ही होगा। चलिए, अगर क्लियर होगा तो आपको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, फोर्स क्या है? स्केलर है, वेक्टर है, क्या है? स्केलर। अदिश राशियां वो राशियां होती हैं, अदिश जिसमें केवल परिमाण हो। ओनली क्या हो? मैग्नीट्यूड। सदिश। सदिश मतलब होता है क्या है हमारा? वेक्टर। परिमाण और दिशा दोनों हो, बोथ। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। चलिए, क्या हमने पूछा कि फोर्स जो है F बराबर m में की यूनिट होती है, क्या हमारा न्यूटन होता है? या हमने कहा कि ये स्केलर है या फिर वेक्टर है? तो यही आपको बताना था कि ये क्या है। तो ये होता है हमारा क्या? सदिश राशियां होती है, वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, यूनिट वगैरह भी लिख देता हूं। न्यूटन। मोमेंटम डिपेंड ऑन संवेग निर्भर करता किस पे? बराबर mv, मास और वेलोसिटी दोनों पे, ठीक है ना। तो बोथ राइट आंसर हो जाएगा, मास और वेलोसिटी, ठीक है ना। मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए, न्यूटन्स लॉ आर प्रिंसिपल। देखिए न्यूटन्स लॉ आर सॉरी एप्लीकेबल इन। देखिए एप्लीकेबल जो होता है ना, इस पे होता है कि न्यूटन के नियम लागू होते हैं ऑल फ्रेम्स पे होते हैं। पहले कह रहा कि ऑल फ्रेम्स। दूसरा, इन इनर्शियल इनर्शियल फ्रेम पे ही होते हैं। इस पे आगे जाने की जरूरत क्या है हमको? है कि न्यूटन के नियम लागू होते हैं किस पे? इनर्शियल फ्रेम्स पे। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है? इसकी यूनिट तो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। इम्पल्स, इम्पल्स जिसको बोलते हैं आवेग,
ठीक है ना। इम्पल्स का क्या होता है हमारा, I इक्वल F इंटू डेल टी, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट का ये भी लिख देता हूं, एल टी पावर माइनस 2 का हो गया, और टाइम का होता है टी, तो ये होगा एम एल टी माइनस 1। तो ये चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है, बराबर एम वी के बराबर होता है। ये देखिए केजी पर सेकेंड ऐसे लिख देंगे, डायमेंशनल फार्मूला होगा तो एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, टी हो जाएगा, ये फाइनली करेगा एम एल टी माइनस 1। डायमेंशनल फार्मूला दोनों का सेम हो गया, तो कि हमारा हो गया चेंज इन मोमेंटम के बराबर हो गया इम्पल्स। ठीक है, अगर क्लियर होगा तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, इम्पल्स इज इक्वल टू, इम्पल्स किसके बराबर होता है, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा है, आई इक्वल एफ इंटू टी, आई एफ इक्वल टी। नेक्स्ट, इफ वेलोसिटी इज डबल मोमेंटम बिकम्स, देखिए वेलोसिटी डबल, पी बराबर एम वी, पी बराबर यहाँ 2v के है, वेलोसिटी को डबल कर लिया गया 2v, ये होगा 2mv। तो देखिए p डैश जब होगा हम p बराबर क्या देंगे, कैसे p के बराबर 2p, यानी कि दो गुना होगा, डबल हो जाएगा। गलतियां नहीं होनी चाहिए भाई, गलतियां होनी नहीं चाहिए। चलिए, अगर क्लियर हो गया होगा तो हम एक आगे बढ़े। अ बॉडी इज मोशन, अ बॉडी इन मोशन, स्टे इन मोशन ड्यू टू इज, गति में वस्तु गतिशील रहती है क्योंकि, देखिए वस्तु में गतिशील क्यों रहता है भाई, कहता है देखिए, जैसे हम मान लीजिए कोई बस में बैठे हुए हैं, बस में बैठ के हम जा रहे हैं, तो बस के साथ जाते जाते क्या होता है, हमारी बॉडी जो होती है वो भी गति में होती है। फिर कहते हैं कि जब बस अचानक से रुकता है तो आदमी आगे की तरफ झुक जाता है, क्यों, क्योंकि वो जो बॉडी पूरी होती है ना, वो क्या होता है, गति में रहना चाहता है, इसलिए तुरंत आगे की तरफ झुक जाता है। इनर्शिया, इसका ऑप्शन दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। एनर्जी हाफ एम बी और एम जी एच, तो जिस तरीके का पूछे जवाब दीजिए। नेक्स्ट, विच इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इसमें से, तो फोर्स वेक्टर होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, मास इनटू एक्सेलरेशन, वेलोसिटी डी अपॉन टी, और मास मोमेंटम पी बराबर एम वी, तो यही होगा स्केलर। ध्यान दीजिएगा इस पे, यही होगा क्या हमारा स्केलर हो जाएगा मास, और कुछ तो नहीं था ना भाई, कितना, तो राइट आंसर देख लेंगे हमारा। नेक्स्ट चलें, अगर यहाँ पे स्पीड होता, देखिए वेलोसिटी तो होता, स्पीड होता तो क्या होता, तब हमारा होता क्या, स्केलर। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे हम, कि न्यूटन्स लॉ आर वैलिड फॉर, न्यूटन्स लॉ किसके लिए, कह रहा है कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, बोथ, दोनों की बात कह रहा है, ठीक है ना। तो माइक्रो मतलब क्या होता है, छोटा, और बड़े निकायों के लिए क्या होता है, हमारा मैक्रो होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो आंसर ये होगा, इसका क्या होता है, छोटे के लिए तो इसको क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना, माइक्रो के लिए छोटे, जैसे कि एटम्स होते हैं ना, एटम्स वगैरह छोटे, उसके लिए बोथ नहीं होगा। नेक्स्ट, एसआई यूनिट ऑफ मास क्या होता है, केजी, न्यूटन फोर्स, जूल वर्क। नेक्स्ट, कर दे दो पहले, ग्राम जो होता है सीजीएस सिस्टम में होता है, इफ एक्सिलरेशन इज जीरो फोर्स विल बी, देखिए एफ बराबर एम में,
एक्सेलरेशन अगर जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी क्या होगा, हमारा जीरो ही हो जाएगा। देख सकते हैं ना, फोर्स भी जीरो हो जाएगा। देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं, है ना। किस प्रकार की डाउट एंड प्रॉब्लम आ रही हो, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करने की कोशिश की और समझाने की भी। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। मोमेंटम इज कंजर्व व्हेन, संवेग संरक्षित रहता है जब, पहला कह रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स इज प्रेजेंट, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो वो बता रहा है। फिर दूसरा कह रहा है नो एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा कह रहा है क्या हमारा कि फ्रिक्शन प्रेजेंट, मोशन स्टॉप। तो इन सबों की बात हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये दोनों तो गलती हो गया। नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है कि एफ होता है ना ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन मोमेंटम एफ बराबर, यहाँ पे एफ लिख लीजिएगा। ये तो एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट कब होता है, जब पहला नियम कहता है संवेग संरक्षित का मतलब थर्ड लॉ, ठीक है ना, थर्ड लॉ की बात कह रहा है। ये तो फर्स्ट के लिए है, क्या है भैया कि एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स प्रेजेंट। द चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, चेंज इन मोमेंटम ई बराबर एम भी, ठीक है ना। चेंज इन मोमेंटम इंपल्स के बराबर होता है, किसके बराबर, इंपल्स के, एफ इंटू टी के, ठीक है ना, एफ इंटू टी के बराबर होता है। तो देख सकते हैं आप चेंज टी बराबर एम भी, जो यूनिट भी मैं लिखूंगा इसका केजी मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है ना। इसका क्या होता है इंपल्स का, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका होगा सेकेंड। तो फाइनली काट लीजिए तो सेकेंड से सेकेंड कट गया तो ये भी हो गया केजी मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये दोनों की देखिए और कर दे रहे हैं कि समझ में आ जाएगा, इसके बराबर होता है। ये तो एफ बराबर एम में होता है। और ये क्या हो गया भैया, वर्क, वर्क जो होता है हमारा जूल, वर्क को लिखिए डब्ल्यू बराबर एफ एस, एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ बढ़े, क्लियर होगा भाई। A passenger moves backward when bus started due to, देखिए क्या होता है कि जब बस स्टार्ट होता है तो बॉडी रेस्ट में रहता है, रेस्ट में रहता है। तो जैसे ही स्टार्ट होता है तो आदमी पीछे की तरफ हो जाता है ना। तो ये क्या था, एक रेस्ट, ठीक है ना। इनर्शिया का तीन भाग होता है, क्या होता है, एक मोशन, एक रेस्ट, ठीक है ना। तो ये कहता है कि जब गाड़ी जो चलती रहती है, चलती रह, मान ली बस चल रही है, चलते चलते पैसेंजर बैठा होता है, ब्रेक लगने पे आगे की तरफ झुक जाता है, ठीक है ना। ये तो हो गया मोशन में इनर्शिया मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है कि जब गाड़ी बस मान लो चल बैठी हुई है और जब अचानक से गाड़ी स्टार्ट होती है आदमी पीछे की तरफ झुकता है, तो ये होगा हमारा इनर्शिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। अगर क्लियर होगा तो हम आगे चलते हैं। इनर्शिया इज मैक्सिमम, इनर्शिया मैक्सिमम कब होगा, ये भाई अभी तो बताए हैं, का मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा, मास ज्यादा किसी वस्तु का, लाइट बॉडी नहीं, मास ज्यादा यानी हैवी बॉडी, लाइट मास ज्यादा तो जड़त्व ज्यादा, जड़त्व ज्यादा, ठीक है ना। नेक्स्ट, फोर्स इज रिक्वायर्ड टू, बल की आवश्यकता होती है, चेंज शेप, चेंज मोशन, बल की आवश्यकता तो दोनों हो जाएगा भैया। चेंज शेप, जब हम बल लगाएंगे, मान लीजिए कोई डिब्बा उब्बा हो अगर हम दबाएं तो क्या कर लीजिए, चेंज शेप हो जाएगा। और चेंज इन मोशन, मान लीजिए कि हम बल लगाएंगे तो अगर वो क्या कर रहा है, यहाँ पे है, इसको बल लगाए तो आगे की तरफ। विच लॉ एक्सप्लेन इनर्शिया, कौन सा लॉ, इनर्शिया, जड़त्व। सेकेंड, के एक्शन,
रिएक्शन। थर्ड, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन टू फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट नेट फोर्स इज, कह रहे दो समान और विपरीत बल होने पर, दो समान, मान लीजिए कि दो समान और विपरीत बल, ठीक है ना, तो मैक्सिमम होगा, जीरो होगा, क्या हो जाएगा, ये हमको बता के देना है। तो जल्दी से बताइए, देखता हूं कौन बता ले रहा है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, मान लीजिए इक्वल एफ एफ है और अपोजिट माइनस एफ। अब ये कह ले अगर आपको हम एफ बराबर माइनस सॉरी एफ माइनस एफ कर दे इक्वल, देखिए ये एक पॉजिटिव हमने ले लिया और एक हमने नेगेटिव ले लिया, ठीक है ना, तो दोनों फोर्स हमने ले लिया, तो इसको क्या कहेंगे आप, जीरो हो जाएगा, काट दीजिए, जीरो राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए ये हमने हो गया कि एक हमने फोर्स क्या माना था, पॉजिटिव माना था, एक हमने नेगेटिव माना था, ठीक है ना। दोनों क्या होगा, अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं पे ओवर होती है और नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ और हम मिलेंगे, जिसमें आपके अभी तक 4-5 लिस्ट है गया उसमें आपको मिले और जो चीजें भी छूटी होंगी उनको भी और साथ लेके आएंगे। तो आज के लिए मच मिलते हैं।